सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी के पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 2, राइट। तो आपको याद होगा लास्ट सेशन में हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, क्योंकि क्वेश्चंस की जो लेंथ है, जो स्टेटमेंट्स है वो बहुत लेंथी स्टेटमेंट्स है, राइट। तो 15 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं 81 टू 96 तक, राइट, अगर आपको याद होगा। तो आज हम जो है उसके रिमेनिंग जो 15 क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो आरबीआई ग्रेड बी 2023 का ये जो है पीवाईक्यू सीरीज का चल रहा है, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 है आज। तो क्वेश्चन आप यहां पे आगे देखेंगे, डायरेक्शंस को आपको रीड करना 97 तक, 96 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां तक हमने कॉम्प्रिहेंशन करा था। बोला इन द क्वेश्चन गिवन बिलो a phrase has been mentioned। तो एक phrasal verb को यूज किया गया है। The phrase has been used in following sentences। One of the sentences is using the phrase inappropriately। Identify the sentence with the incorrect usage। मतलब एक phrase यूज की गई है और आपको देखना है कि उस phrase में कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सा एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर उस फ्रेज को रॉन्गली यूज किया गया है। यहां पे देखो लिखा गया यूज्ड इन द सेंटेंसेस, राइट। तो आपको उसका एप्रोप्रिएट यूज देखना है कि कौन से वाक्य में उस फ्रेज का सही मीनिंग, मतलब सही तरीके से उसको यूज नहीं किया गया, जैसे कि लास्ट लाइन में बोल रहा है, राइट। स्टेटमेंट अगेन फिर से लेंदी है, तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम है जी, मजाक नहीं है, ठीक है। तो लेवल तो इसमें काफी टफ रहता है, ठीक है। और यहां पे एक फ्रेजल वर्ब गिवन है, दैट इज गिव अ बिग हैंड। तो इसको गिव अ बिग हैंड को इसने यूज किया होगा इन सारे एग्जांपल्स में, लाइक 1 देन 2 देन 3, राइट। तो इन आउट ऑफ दीज 3 स्टेटमेंट्स आपको देखना है कि कौन सा ऐसा एग्जांपल है जहां पे इसका इनएप्रोप्रिएट यूज किया गया है, राइट। तो यही देखना है। तो पहले तो अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, गिव अ बिग हैंड होता है अ राउंड ऑफ अप्लॉज, राइट। तो गिव वन लाउड और राउंड अप्लॉज, मतलब किसी को बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं अप्रूव करना, और वी कैन से अप्रिशिएट करना। टू गिव वन, इसका मीनिंग हम बता सकते हैं, टू गिव वन राउंड ऑफ अप्लॉज। अप्लॉज क्या होता है? प्रेज सेंस में। लाउड और एंथोजियास्टिक राउंड ऑफ अप्लॉज भी बोल सकते हो आप, राउंड और लाउड और एंथोजियास्टिक राउंड ऑफ अप्लॉज। एंथोजियास्टिक क्या होता है? जोशीला, ठीक है। तो पॉजिटिव फ्रेज है, मतलब मीनिंग इसका पॉजिटिव जा रहा है इस फ्रेज का। एंथोजियास्टिक राउंड ऑफ अप्लॉज, राइट। तो एज द कर्टेन्स ड्रू टू अ क्लोज ऑन द एव इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस, द ऑडियंस कैप्टिवेटेड बाय द ब्रेथ टेकिंग डिस्प्ले ऑफ टैलेंट कलेक्टिवली रोज टू देयर फीट, अनलिशिंग अ रिसाउंडिंग अप्लॉज दैट रिवर्बेटेड। रिवर्बेट होता है एनर्जेटिक, जैसे रिवाइटल से बनता है। रिवाइटल की एड्स आती हैं, आपको पता है कि वो एनर्जेटिक कुछ पिल्स होती हैं, है ना। तो रिवाइटल की टैबलेट्स की एड्स पहले सलमान खान के द्वारा की जाती है, तो वो रिवर्बिरेट उसी से बनता है, थ्रू द ऑडिटोरियम। एन एक्सल्टेंट जेस्चर टू गिव अ बिग हैंड। यहां पे देखो, एन एक्सल्टेंट जेस्चर टू गिव अ बिग हैंड, यहां पे यूज कर रहा है, राइट। टू द एक्सेप्शनल आर्टिस्ट हु had left an indelible mark on their hearts and minds with their extraordinary skill and artistry, right। और सेकंड सेंटेंस फिर यहां से स्टार्ट हो रहा है जी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस हमारा यहां से स्टार्ट है, मींस थोड़ा ये, तो आप इसको देख लेना, थोड़ा यहाँ पे शायद कवर हो रहा है। सो इन द एवर इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज मेड ट्रेमेंडस स्ट्राइड्स, प्रोग्रेसिंग बाय गिविंग अ बिग हैंड, राइट। यहां पे भी यूज कर रहा है टू गिव अ बिग हैंड, यहां पे सिर्फ बिग हैंड ही बोल रहा है। एज कटिंग एज एल्गोरिथम्स, सोफिस्टिकेटेड मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड मैसिव data sets enable unprecedented breakthroughs, revolutionizing machine learning models and massive, ये हो गया, industries and reshaping the way we live, work and interact, propelling humanity into a future where the boundaries of possibility continue to expand at an astonishing pace। यहां पे देखो इसने give a big hand यूज नहीं करा है, सिंपली बोल रहा है a big hand, राइट। यहां पे पूरा यूज कर रहा है टू गिव अ बिग हैंड। उसके बाद amidst the tense atmosphere of the boardroom, the formidable CEO known for uncompromising demeanor unleashed a torrent of scathing criticism, meticulously dissecting each member's performance with a meticulously articulated barrage of words, effectively giving them a big hand, and leaving no room for doubt about her dissatisfaction as she sought to instill a sense of accountability and drive for excellence within the team, albeit through a confrontational and no holds barred approach। अब
तीनों ही सेंटेंस में हमने देख लिया कि ये पहले में भी यूज कर रहा है बिग हैंड को, दूसरे में भी यूज कर रहा है, पहले में टू गिव अ बिग हैंड, सेकंड में अकेला इसने अ बिग हैंड यूज कर रहा है, और लास्ट में इसने यूज कर लिया दोबारा से बिग हैंड, राइट। तो अब आपको मैंने इसका मीनिंग बता दिया कि पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट का जो है हमारा वो है। तो बेसिकली आप अगर इसको देखेंगे ना, तो इसमें जो हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। इसका जो राइट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन नंबर 1 मतलब सेकंड और थर्ड में इस फ्रेज का गलत यूज कर रहा है ये, सेकंड और थर्ड में ये इस फ्रेज का गलत मीनिंग यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर एमिडिस द टेंस एटमॉस्फेरिक ऑफ द बोर्ड रूम द फॉर्मिडेबल सीईओ नोन फॉर, ये नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट नेचर का वाक्य चल रहा है, ठीक है, जबकि इस फ्रेज का मतलब मैंने बता दिया एंथुसियास्टिक, टू गिव वन अ लाउड और एंथुसियास्टिक राउंड ऑफ अप्लॉज, ये अप्रूवल और वी कैन से अप्रिशिएटिंग, ठीक है, प्रेज करना किसी की, तो ये नेगेटिव सेंटेंस जा रहा है। आगे भी देख लेते हैं, मेटिकुलसली डिसेक्टिंग ईच मेंबर्स परफॉर्मेंस विद अ मेटिकुलसली आर्टिकुलेटेड बैरेज ऑफ वर्ड्स इफेक्टिवली गिविंग देम अ बिग हैंड एंड लिविंग नो रूम फॉर डाउट अबाउट अ डिससैटिस्फैक्शन एज शी sought to instill a sense of accountability and drive for excellence within the team, albeit through a confrontational and no holds barred approach। तो ये थोड़ा सा ना नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट का वर्ड है, ठीक है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है, दैट इज व्हाई गिव अ बिग हैंड यहाँ पे थोड़ा मीनिंग गलत जा रहा है। ओके, यहाँ पे हो रहा है इन द एवर इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज मेड ट्रेमेंडस स्ट्राइड्स प्रोग्रेसिंग बाय गिविंग अ बिग हैंड एज कटिंग एज एल्गोरिथम्स, यहां पे कटिंग एज का यूज कर रहा है और यहां पे पॉजिटिव फ्रेज लगा रहा है। तो दूसरा और तीसरा आपका यहां पे सेकंड एंड थर्ड जो है बिल्कुल इन दोनों वाक्यों में ही टू गिव अ बिग हैंड फ्रेजल वर्ब का रॉन्ग यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, क्योंकि आप स्टेट डायरेक्शन पढ़ सकते हो, उसने बोला वन ऑफ द सेंटेंसेस इज यूजिंग द फ्रेज इनएप्रोप्रिएटली, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द इनकरेक्ट यूसेज। तो हमें वो वाले वाक्य ढूंढने जहां पे इनका यूज गलत किया गया है, राइट। तो दो सेंटेंस रॉन्गली इसका फ्रेज का यूज कर रहा है, पहले सेंटेंस में सही यूज किया हुआ है, तो हमें करेक्ट पूछा होता तो आंसर सेकंड होता, लेकिन इनकरेक्टली यूसेज हमारा सेकंड और थर्ड में बन रहा है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेनेशन थोड़ा आप पढ़ सकते हो। द फ्रेज गिव अ बिग हैंड मीन्स टू गिव वन अ लाउड और एंथुसियास्टिक राउंड ऑफ अप्लॉज यूजुअली एज अ शो ऑफ अप्रूवल और एप्रिसिएशन, किसी चीज को मान लेना, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, ठीक है, यूजुअली एज अ शो ऑफ अप्रूवल और एप्रिसिएशन यहां पे इसको बता रहा है। सेकंड पे आ जाते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, पहले दो सवाल सेम है जी, इसमें भी वैसे ढूंढना है आपको, अप्रोप्रिएटली सेंटेंसेस को ढूंढना है, ठीक है। तो बोला इन द मिडस्ट ऑफ कॉम्पिटिंग, अच्छा थ्रैश आउट पहले एक फ्रेजल वर्ब है हमारे सामने दैट इज थ्रैश आउट। अब थ्रैश आउट का जो मीनिंग होता है, थ्रैश आउट का मीनिंग होता है बेसिकली टू डिस्कस समथिंग फ्रेंकली, सॉर्ट आउट करना। थ्रैश आउट इज टू सॉर्ट आउट, किसी चीज का हल निकालना और किसी डिसीजन के ऊपर पहुंचना, दैट इज कॉल्ड थ्रैश आउट, राइट। टू डिस्कस समथिंग फ्रेंकली, टू डिस्कस समथिंग फ्रेंकली एंड थॉरली, स्पेशली टू रीच अ डिसीजन, स्पेशली टू रीच अ डिसीजन, कि जब आप किसी निर्णय तक पहुंचते हो उसको बोलते हैं हम थ्रैश आउट, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया, किसी नतीजे तक पहुंचना, सॉर्ट आउट करना। तो अब हमें देखना है कि पहले में गलत है, सेकंड में या तीसरे में। इन द मिडस्ट ऑफ कंपीटिंग प्रायोरिटीज एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स मतलब रुकावटें, द एम्बिशियस प्रोजेक्ट दैट हैड वंस हेल्ड ग्रेट प्रॉमिस एंड गार्नर्ड significant attention found itself thrust into the background as shifting circumstances and pressing urgencies necessitated a difficult decision to thrash out, यहां पे बोल रहा है, temporarily setting it aside in favor of more immediate and critical endeavors with the hope that it would regain prominence and receive the attention it deserved once the current challenges had been adequately addressed and resources became available, ये पहला है। सेकंड देख सकते हैं आप, यहां से स्टार्ट हो रहा है, इन द क्रूसिबल of heated debates and intense negotiations, बातचीत, the stakeholders representing diverse perspectives and conflicting interests engaged in an arduous process of discourage and deliberation, meticulously analyzing each issue, exploring alternative solutions and persistently seeking common ground to thrash out। अब यहां पे थोड़ा यूज कर रहा है, right, a comprehensive agreement that would not only reconcile their differences but also chart a path forward, effectively resolving the complex challenges that had hindered progress and cooperation for
far too long, right? तो सेकंड में मैंने अंडरलाइन कर दिया, यहां पे यूज कर रहा है, यहां पे थ्रैश आउट को यहां पे यूज कर रहा है, आप देख सकते हैं। और थर्ड बोल रहा है, एज द मिडनाइट आवर अप्रोच्ड एंड एग्जॉशन settled in, the negotiating parties driven by a shared determination to find common ground and overcome seemingly insurmountable differences immersed themselves in an intense marathon of deliberation, engaging in rigorous debates, passionately advocating their positions and meticulously dissecting each contentious issue as they endeavor to thrash out, ये अब यहां पे यूज कर रहे हैं, as they endeavor to thrash out a mutually acceptable agreement, recognizing that only through persistent dialogue, compromise and a genuine commitment to finding middle ground could they transcend the impasse that had stymied progress and forge a path towards a collaborative and sustainable future। कुछ वर्ड्स ऐसे भी यूज कर रहे हैं इसने जो थोड़े मतलब उनको प्रोनाउंशिएट करने में वो है ना। तो ये हम बोल सकते हैं दैट हैड स्टाइमेड प्रोग्रेस एंड फॉर्ज अ पाथ फॉरवर्ड, मतलब रोकना, प्रोग्रेस को, प्रगति को रोकना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज, यहां पे आप देख सकते हो कि कौन सा ऐसा वाक्य है जहां पे थ्रैश आउट को गलत तरीके से इसने यूज किया है, ठीक है। इन द मिडेस्ट ऑफ कॉम्पिटिंग प्रायोरिटीज एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स द एम्बिशियस प्रोजेक्ट दैट हैड वंस हेल्ड ग्रेट प्रॉमिस हैड गार्नर्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन फाउंड इटसेल्फ thrust into the background as shifting circumstances and pressing urgencies necessitated a difficult decision to thrash out। ये गलत यूज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि थ्रैश आउट का मीनिंग होता है जो चीज जो है एंथुसियास्टिकली जिसको अप्रूव किया जाता है। अब यहां बोल रहा है पासिंग अर्जेंसीज नेसेसिटेटेड अ डिफिकल्ट डिसीजन टू थ्रैश आउट, ठीक है। तो पॉजिटिव मतलब उसको जो है अप्रूव करना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये पहले सेंटेंस में इस फ्रेजल वर्ब का यूज गलत तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो पहले सेंटेंस में जो है थ्रैश आउट का मीनिंग गलत यूज कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसका मीनिंग आप देख सकते हो, थ्रैश आउट समथिंग इनफॉर्मल, टू डिस्कस अ सिचुएशन और प्रॉब्लम केयरफुली एंड कंप्लीटली इन ऑर्डर टू डिसाइड समथिंग। द फर्स्ट सेंटेंस इज यूजिंग इट इनकरेक्टली, ठीक है, क्योंकि यहां पे बोला डिफिकल्टी होती है जबकि इसका मीनिंग पॉजिटिव वे में जा रहा है। इसका मतलब तो हम सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं ना, जबकि ये बोल रहा है कि नेसेसिटेट अ डिफिकल्ट डिसीजन टू थ्रैश आउट, कि उसको करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये यहां पे रॉन्ग बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर इंस्ट्रक्शंस फॉर 99। अ पैराग्राफ हैज बीन मेंशन्ड बिलो विद ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, द ब्लैंक्स हैव बीन नंबर्ड एज 1 2 3 एक्सेट्रा। 3 क्वेश्चंस है, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो द पैराग्राफ, राइट। ये आपको पता है कि कुछ वर्ड्स लेफ्ट आउट है, शायद 4 क्वेश्चंस है, 1 2 3 एंड 4, राइट। तो आपको यहां पे कुछ वर्ड्स लेफ्ट आउट है, क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। स्कोरिंग रहता है, 4 सवाल हैं और आपके नंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपको यहां पे काफी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप उसको समझ के अपना सटीक वर्ड यहां पे लगाना होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के थ्रू एग्जामिनर यही चेक करता है वेदर ही और शी हैज द राइट नॉलेज ऑफ पुटिंग द राइट वर्ड एट द राइट प्लेस और नॉट, ठीक है, कि आप जानते हैं कौन सा वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट के आधार पे आपको लिखना है, राइट। तो यहां पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 99 से बात करते हैं, 99 नंबर है, मतलब ये 99 होगा, ये 100 होगा, ये हमारा 101 होगा और वो वाला हमारा 102 होगा, राइट। तो यहां पे कैसे टैकल कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट, पैराजंबल्स, रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको इसको पूरा कंप्लीट रीड करना है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि फर्स्ट ऑप्शन में मुझे नहीं समझ आ रहा है, आउट ऑफ 4 मुझे कौन सा लगाना है, लीव दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, गो फर्दर। व्हेन यू पुट द सेकंड ऑप्शन और व्हेन यू पुट द थर्ड ऑप्शन, यू विल ऑटोमेटिकली गेट द क्लू फॉर द फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस। अच्छा नहीं पता लग रहा है, छोड़ दीजिए, अगला भरोगे, पिछले का आपको क्लू मिल जाएगा। और कभी भी एक स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर नहीं लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द होल पैसेज ऑन योर ओन, क्योंकि ये जो जितना भी टेक्स्ट गिवन है इसको मुझे यहां से भी समझ आ सकता है कि टोन कौन सा, स्टाइल क्या है, ऑथर का राइटिंग का स्टाइल क्या है, यहाँ पे इमोशन क्या है उसके, ठीक है, क्या कौन सी टोन में पैराग्राफ जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, इकोनॉमिकल बात हो रही है या कोई आपका करंट बात हो रही है या प्राइस हाइक के ऊपर बात हो रही है। तो देखते हैं, द ऑयल डिपेंडेंसी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज ऑन रशिया हैज इमर्ज्ड एज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड इशू dash woven into the geopolitical dynamics and energy landscapes of the region। मतलब नेगेटिव जा रहा है,
द ऑयल डिपेंडेंसी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज ऑन रशिया, मतलब यूरोपियन कंट्रीज की जो डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर, ऑयल डिपेंडेंसी, राइट, हैज इमर्ज्ड एज ए कॉम्प्लेक्स, जटिल समस्या बन चुकी है, एंड मल्टी फेसेटेड इशू बन चुका है, मुद्दा बन चुका है, डैश वोवन इनटू द जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स एंड एनर्जी लैंडस्केप्स ऑफ द रीजन। द वास्ट रिजर्व्स एंड स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिकल पोजीशनिंग ऑफ रशिया हैव enabled it to become a major supplier of oil to numerous European nations, creating intricate interdependencies that carry both benefits and risks. At the heart of the matter lies the dash fact. At the heart of the matter lies the dash fact that several European countries heavily rely on Russian oil imports to meet their emergency demands. This heavy dependence exposes them to potential vulnerabilities as disruptions in the supply chain or dash in oil prices can have significant economic and political ramifications. Ramifications का मतलब conclusions होता है, right? Ramification means conclusions. The dash in oil prices can have significant economic and political ramifications. The concentration of oil imports from a single supplier raises concerns about energy security, diversification, and the ability to respond effectively to changing global dynamics. Furthermore, addition कर रहा हूं वहां पे, the oil dependency on Russia also creates intricate webs of political and economic dash. तो हमें कुछ ऐसा समझ आ रहा है कि कुछ पैसेज ऐसे बोल रहा है कि जितनी मतलब वो डिपेंडेंसी हो गई है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज की जो है ऑयल को लेके डिपेंडेंसी हो गई है रशिया के ऊपर, उससे और भी जो है कठिन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है और गहरा मुद्दा बन चुका है ये, ठीक है। तो कुछ ऐसी हम यहाँ पे देख रहे हैं, बात चल रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, द ऑयल डिपेंडेंसी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज ऑन रशिया हैज इमर्ज्ड एज अ कॉम्प्लेक्स मल्टीफेसेटेड इशू। यहाँ कॉमा है, राइट, यहाँ पे कॉमा लगा रहा है। तो 99 में जो हमारा राइट आंसर होगा, पहले तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक, कॉन्टेस्टेबल, डिस्प्यूटेबल, अनडिनाएबल, डाउटेबल, रिफ्यूटेबल, है ना। कंटेस्टेबल आएगा, डिस्प्यूटेबल आएगा, अनडिनाएबल आएगा, डाउटेबल आएगा या रिफ्यूटेबल आएगा। रिफ्यूटेबल तो रिफ्यूज से बन गया, है ना, ये तो रिफ्यूज से बन गया, मतलब हम उससे मना कर रहे हैं। क्या हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं, द ऑयल डिपेंडेंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज ऑन रशिया हैज इमर्ज्ड एज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड इशू डैश वोवन इनटू द जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स एंड एनर्जी लैंडस्केप्स ऑफ द रीजन। अब यहां पे क्या होना चाहिए, ठीक है, कंटेस्टेबल गलत है, डिस्प्यूटेबल मतलब कोई झगड़े वाली बात करना चाह रहा है, डाउटेबल नहीं, आंसर बनेगा सी। अनडिनाएबल मतलब इस चीज को झुठलाया नहीं जा सकता, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, ये बोल रहा है वोवन इनटू। सो अनडिनाएबल यहां पे हम पढ़ सकते हैं, undeniable woven into the geopolitical dynamics and energy landscapes of the region. The vast reserves and strategic geographical positioning of Russia have enabled it to become a major supplier of oil to numerous European nations, creating intricate interdependencies that carry both benefits and risks. मतलब इसमें दोनों चीजें, प्रोस कॉन्स दोनों बता रहा है। At the heart of the matter lies the dash fact। अब क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर है, ठीक है, इंट्रिकेटली, कॉम्प्लेक्स, इलॉबोरेट, डेलिबरेटली, कॉम्प्लिकेटेडली, है ना। तो यहां पे कौन सा फैक्ट लाई कर रहा है, ये बोलना चाह रहा है, एट द हार्ट ऑफ द मैटर लाइज द डैश फैक्ट दैट सेवरल यूरोपियन कंट्रीज हैवीली रिलाई ऑन रशियन ऑयल इंपोर्ट्स टू मीट देयर एनर्जी डिमांड्स। सो एट द हार्ट ऑफ द मैटर लाइज द डैश फैक्ट, कॉम्प्लेक्स फैक्ट, इलॉबोरेट फैक्ट, डेलिबरेटली फैक्ट, कॉम्प्लिकेटेडली फैक्ट, ये सारे रॉन्ग है जी। राइट आंसर बनेगा हमारा इंट्रिकेटली, राइट। सो इंट्रिकेटली मतलब आंतरिक तौर पे, ठीक है, ये मैटर लाई करता है। एट द हार्ट ऑफ द मैटर लाइज द इंट्रिकेटली फैक्ट दैट सेवरल यूरोपियन, मतलब ये आंतरिक एक फैक्ट बन चुका है, क्लियर फैक्ट बन चुका है, ठीक है, कि मतलब मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज जो रिलाय करती हैं, ठीक है, रशिया के ऊपर टू मीट द एनर्जी डिमांड्स, जो भी उनकी एनर्जी डिमांड्स है। दिस हैवी डिपेंडेंस एक्सपोजेस देम टू पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज एज डिसरप्शन इन द सप्लाई चेन और डैश। अब क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 101, स्टेबिलिटी, फ्लक्चुएशंस 101, ठीक है, या कंसिस्टेंसी, स्टेडीनेस, ये दो ऑप्शन तो सेम ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्या बोलना चाह रहा है 101 में,
103 में, सॉरी, ठीक है। दिस हैवी डिपेंडेंस एक्सपोजेस देम टू पोटेंशियल vulnerabilities as disruptions in the supply chain or dash in oil prices can have significant economic and political ramifications। मतलब उसका परिणाम ये बता रहा है, कि भाई वो लगातार स्टेबिलिटी नहीं है, फ्लक्चुएशंस है, सॉरी कंसिस्टेंसी। राइट आंसर इसका बनेगा हमारा यहां पे, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होता है जब हम किसी चीज को जो है लगातार करते हैं, ठीक है, जब हम किसी चीज को लगातार करते हैं, राइट। एक मिनट देखने दो मुझे पैसेज क्या बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है रशियन ऑयल इंपोर्ट टू देयर एनर्जी डिमांड, दिस हैवी डिपेंडेंस एक्सपोजेस देम टू पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज एज डिसरप्शन इन द सप्लाई चेन और डैश इन ऑयल प्राइसेस कैन हैव सिग्निफिकेंट, उसके महत्वपूर्ण इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंक्लूजन्स बन चुके हैं। तो इसमें शायद ये नहीं आएगा जो हमने लगाया, इसमें आएगा चेंज, बदलाव हो चुका है, फ्लक्चुएशंस आएगा। तो 101 का जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट, फ्लक्चुएशंस। कंसिस्टेंसी नहीं आएगा, कंसिस्टेंसी किसी कार्य को करना, परफॉर्म करना लगातार होता है। तो फ्लक्चुएशंस इन ऑयल प्राइसेस, ठीक है, दिस हैवी डिपेंडेंस एक्सपोजेस देम टू पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज एज डिसरप्शंस इन द सप्लाई चेन और fluctuations in oil prices can have significant economic and political ramifications. The concentration of oil imports from a single supplier raises concerns about energy security, diversification, and the ability to respond effectively to changing global dynamics. Furthermore, the oil dependence on Russia also creates intricate webs of political and economic dash. तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लो, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 102, डिस्कनेक्शन, आइसोलेशन या फिर सेपरेशन या इंटरप्ले या अनरिलेटेडनेस है ना। तो यहां पे लास्ट में फाइनल में कंक्लूजन निकाल रहा है कि इससे क्या होता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सप्लायर रेजेस कंसर्न्स अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी, डाइवर्सिफिकेशन एंड द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू चेंजिंग ग्लोबल डायनामिक्स। फर्दरमोर द ऑयल डिपेंडेंस ऑन रशिया आल्सो क्रिएट्स इंट्रिकेट वेब्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज आपका ऑप्शन नंबर डी, इंटरप्ले, ठीक है। और इसका यहां पे जो मीनिंग जा रहा है ना इंटरप्ले का, वो जा रहा है ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरप्ले, मतलब जो चीजों को कनेक्ट करता है, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो चीजों को जोड़ता है बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं नेक्सस भी बोलते हैं इसको, राइट, कनेक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो यहां पे राइट आंसर बनेगा हमारा इंटरप्ले। चलिए नेक्स्ट, 4 statements have been mentioned below. One or more statements may contain an error. It may contain a grammatical and or a contextual error. Identify the correct statement in case all the statements are incorrect. Then mark option E, none of the above as the answer. ठीक है, तो देखना सारे क्वेश्चन में ना यहाँ पे 3 सवाल है, A, B, C और D, 4 हैं जी। 4 स्टेटमेंट्स रिटर्न है, यहाँ पे आपको देखना है कौन सा पार्ट ग्रामेटिकली गलत है। द चिमनी स्वीपर इज अ poignant poem written by William Blake during the Romantic era, which delves into the harsh realities of child labor and societal indifference. तो आपको अभी ये ग्रामर देखना पड़ेगा। द चिमनी स्वीपर इज अ पॉइजनेंट पोएम, मतलब स्टेट को बता रहा है, रिटन बाय विलियम ब्लेक ड्यूरिंग द रोमांटिक एरा, विच डेल्व्स इनटू, डेल्व्स का इनटू ही लगता है, द हार्श रियलिटीज ऑफ चाइल्ड लेबर एंड सोसाइटल इंडिफरेंस। वन ऑफ द प्रोमिनेंट थीम्स, अब वन ऑफ के साथ आपको पता है कि जो नाउन होता है वो भी हमेशा प्लूरल जाता है, वन ऑफ माई टीचर्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, राइट। तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट थीम्स सही लिखा हुआ है इन द चिमनी स्वीपर, मतलब एक ही उसको पोएम को उठाया इसने और इसके एरर पूछ रहा आपसे। द चिमनी स्वीपर इज द exploitation and suffering endured by young chimney sweepers who were often impoverished children forced into hazardous labor. From a social commentary perspective, Blake critiques the oppressive societal structures and the dehumanization of individuals within industrialized societies. The poem serves, poem singular है, serves भी सही लिख रहा है, as a call to action urging readers to question and challenge the unjust systems that perpetuate such suffering. None of the above.
मतलब एक ऑप्शन हमारे पास ई ए भी है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो हम पहला क्वेश्चन है इसमें नन ऑफ द अब आंसर आएगा। ये सारे ही क्वेश्चन, सारी स्टेटमेंट सही लिखी हैं, ठीक है। पहले में भी मुझे ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं लग रहा है, सेकंड भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट थीम्स, नाउन प्लूरल जा रहा है, ठीक है, और पैसिव वॉइस का भी यूज कर रहा है समटाइम्स, ठीक है, तो ये ठीक जा रहा है सेंटेंस, ये सारे वाक्य सही हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देख लेते हैं 104। कोलरिज डिड एम्प्लॉयड rich and sensory imagery throughout the poem, creating a vivid and immersive experience for the reader. The descriptive language with its cascading waterfalls, exotic gardens and sacred rivers evokes a sense of awe and wonder. The fragmented structure of Kubla Khan is notable. Coleridge famously Will claimed that the poem was a result of an opium induced dream. आपको पता है एस्टिकोलरिज जो है कुबला खान उन्होंने लिखी थी एस्टिकोलरिज के द्वारा, राइट, तो वो इंड्यूस करते थे ओपियम, अफीम खाते थे, एंड दैट ही वाज अनेबल टू कंप्लीट इट ड्यू टू एन इंटरप्शन, ठीक है, मतलब वो पोएम उनकी अधूरी पोएम मानी जाती है कुबला खान, ठीक है, क्योंकि उनकी डेथ पहले हो गई थी, तो यही बताना चाह रहा है। कुबला खान इज अ कॉम्प्लेक्स एंड इवोकेटिव पोएम दैट डेल्व्स इनटू द थीम्स ऑफ इमेजिनेशन, नेचर, क्रिएटिविटी एंड द बाउंड्रीज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस थ्रू इट्स mesmerizing imagery, dreamlike structure and exploration of the power of mind. Coleridge invites readers to embark on a journey through the realms of imagination, challenging conventional boundaries and opening up new vistas of thought and inspiration. Kubla Khan is a transformative power of imagination and its ability to transport the reader to fantastical realms. तो जो एस्टी कोलरिज थे एक्चुअली उनको बेसिकली माना जाता है नेचर पोएट, सॉरी नेचर पोएट नहीं, सुपर नेचुरलिज्म में बिलीव करते थे वो, जैसे घोस्ट वगैरह, मॉन्स्टर्स वगैरह ज्यादा शो करते थे। तो यहाँ पे लास्ट में बोला ना इसने, कुबला खान इज एन ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड इट्स एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट द रीडर टू फैंटास्टिकल रियलम्स, राइट। तो इसमें अगर हम देखें डी वाले को देख लेते हैं, कुबला खान इज अ कॉम्प्लेक्स एंड इवोकेटिव पोएम। अब यहां पे पता क्या हो रहा है, इसने पूछा गया वन और मोर स्टेटमेंट्स में कंटेन एन एरर, एरर ही पूछा है इसने, इट में कंटेन अ ग्रामेटिकल एंड कॉन्टेक्चुअल एरर पूछा गया, बिल्कुल। सो कुबला खान इज अ कॉम्प्लेक्स एंड इवोकेटिव पोएम that delves into the themes of imagination, nature, creativity and the boundaries of human experience through its mesmerizing imagery, dreamlike structure and exploration of power of the mind. Coleridge invites readers to embark on a journey through the realms of imagination, challenging conventional boundaries and opening up new vistas of thought and inspiration, right? तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा Coleridge did employed rich and sensory. तो 104 103 का हमने क्या करा, 103 का हमने राइट आंसर लगाया था नन ऑफ अबव, बिल्कुल 103 का जो राइट आंसर था हमारा ई था, और इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज अगर हम देखते हैं तो यहां पे बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सो कुबला खान इज अ कॉम्प्लेक्स एंड इवोकेटिव पोएम दैट डेल्व्स इनटू द themes of imagination, nature, creativity and the boundaries of human experience through its mesmerizing इमेजरी ड्रीम लाइक। देखो ना यहाँ पे ना, ये थोड़ी यहाँ पे ये इसने बोला कॉन्टेक्चुअली भी एरर हो सकती है, तो यहाँ पे जो बात बोल रहा है ना थ्रू इट्स मैस्मराइजिंग इमेजरी ड्रीम लाइक, ये वाली जो लाइन है ना ये यहाँ पे रॉन्ग है, एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द पावर ऑफ माइंड। बाकी आगे इसने ठीक लिखा, कोलेज इनवाइट्स रीडर्स टू एम्बार्क ऑन अ जर्नी थ्रू द रियलम्स, क्योंकि इसकी एक पोएम है द राइम ऑफ द एनिशिएंट मैरिनर, द राइम ऑफ द एनिशिएंट मैरिनर है ना, तो उसमें एक एल्बेट्रॉस करके एक पक्षी होता है, बर्ड होता है, वो एक मतलब उसमें मैरिनर्स होते हैं जो व्यापारी होते हैं, वो चलते हैं जहाज के ऊपर। तो ये यहाँ पे जो इमेजरी ड्रीम लाइक स्ट्रक्चर वाली बात कर रहा है ना, ये गलत लिखी गई है इन पोएट्स के बारे में, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो कॉन्टेक्चुअली ये वाली जो स्टेटमेंट है डी वाली ये रॉन्ग है, बाकी ऑप्शन सही है, बाकी सही है। Coleridge will bring portrait the Khan's pleasure dome as a symbol of an idealized utopian world where nature and human creativity coexist harmoniously. The poem explores the boundaries between reality and the imaginative realm. तो कुबला खान के बारे में पीछे हमने पढ़ा, तो Coleridge जो है बेसिकली ये थे सुपरनैचुरलिज्म से रिलेटेड लिखते थे। तो ये नेचर या मैस्मराइजिंग इमेजरी ड्रीम लाइक स्ट्रक्चर, ये जो लिखा गया इनके बारे में, ये कॉन्टेक्चुअली बात गलत लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन अप बिलो इज नॉट कोहेरेंट विद द सेंट्रल आइडिया ऑफ द अदर सेंटेंस। अच्छा, कुछ सेंटेंस है और उनमें ना कुछ एक ऐसा सेंटेंस होगा जो मतलब आइडिया के हिसाब से सही नहीं जा रहा होगा।
बोला फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो इज नॉट कोहेरेंट विद द सेंट्रल आइडिया ऑफ द अदर सेंटेंसेस। अदर सेंटेंसेस के साथ उसका जो थीम है वो मैच नहीं करेगा। अब वो आपको देखना पड़ेगा। फिर से बहुत लंबी स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर है हमारा है 105, राइट। सो 105 में आप देख सकते हो द रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री इज अ फिनोमिनन दैट, ये सिंगुलर फॉर्म होती है फिनोमिना की, ध्यान रखना, दैट अकर्स व्हेन द, ये सिंगुलर है तभी अकर्स लिख रहा है, व्हेन द नरेटिव्स इंटरप्रिटेशंस एंड, अब इसमें एरर नहीं ढूंढनी, आपको एक ऐसा वाक्य देखना है जिसका थीम डिफरेंट जा रहा है, बिल्कुल लग जा रहा है, मैच नहीं हो रहा किसी एक स्टेटमेंट के साथ। बाकी 3 स्टेटमेंट, 4 ई, ए बी सी डी ई, 5 स्टेटमेंट में से 4 का थीम सेम जाएगा, एक का कोहेरेंट वे में जाएगा, मतलब सही नहीं जाएगा। सो द रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री इज अ फिनोमिनन दैट अकर्स व्हेन द नरेटिव्स, इंटरप्रिटेशंस एंड अकाउंट्स ऑफ पास्ट इवेंट्स आर रिवाइज्ड और अल्टर्ड टू to align with particular ideologies, political agendas और societal perspectives। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी बात कर रही है हिस्ट्री की फिनोमिना की। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स री-इवेल्युएटिंग एंड री-इंटरप्रेटिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, फिगर्स एंड नरेटिव्स थ्रू न्यू लेंसेज, ऑफन एमिंग टू हाईलाइट previously marginalized voices or challenge dominant narratives। सी बोला द एक्ट ऑफ रीराइटिंग हिस्ट्री, मतलब ये जा रहा है कुछ पहले से मैच कर रहा है, कैन बी ए contentious and complex endeavor। It raises questions about the subjective nature of historical interpretation and the power of dynamics that influence the shaping of historical narratives। D बोला those who engage in rewriting history often seek to challenge existing power structures, rectify historical injustices or provide a more inclusive representation of diverse experiences। However, it also raises concerns about the potential manipulation of historical facts and the erosion of objective truth। अब लास्ट वाली जो ऑप्शन है हमारी क्वेश्चन नंबर 104, ठीक है, 105 है ये, ठीक है। तो मुगल पीरियड विटनेस्ड इट्स हाईएस्ट पीक ड्यूरिंग द रेन ऑफ Akbar the Great as far as the most intolerant king is concerned in the history of Mughal Empire। Aurangzeb tops and the charts। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप बता सकते हो, इसमें भी हिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है, और इसमें भी आगे जाके हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात हो रही है, राइट। इसमें थर्ड वाले में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी हिस्ट्री की बात हो रही है, डी वाले में भी आप देख सकते हो हिस्ट्री, राइटिंग हिस्ट्री की बात हो रही है। लेकिन ये जो ई वाली ऑप्शन है इसमें कुछ मुगल पीरियड की बात कर रहा है। So the Mughal period witnessed its highest peak during the reign of Akbar the Great as far as the most intolerant। तो ये बिल्कुल सही वे में नहीं जा रहा, ठीक है। तो which of the following sentences from the options given below is not coherent with the central idea of the other sentences। तो इस सेंटेंस का जो थीम है ना, जो सेंट्रल आइडिया वो मैच नहीं कर रहा अदर स्टेटमेंट के साथ, तो इसका आंसर ई होगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी सेम वैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106, राइट। तो 106 का जो राइट आंसर बनेगा देख लेते हैं। कल्चर repatriation also known as cultural restitution or cultural heritage। repatriation refers to the return of artifacts, artworks and cultural objects to their countries of origin। It is a complex and often contentious process that involves the reclaiming of cultural treasures। मतलब हम ये मान सकते हैं कि इसमें कुछ कल्चर वगैरह की बात कर रहा है, यहाँ पे कल्चरल रेस्टिट्यूशन की बात कर रहा है, राइट, कल्चरल हेरिटेज और रेपेट्रिएशन की बात कर रहा है। सेकंड, द मूवमेंट ऑफ हाईली स्किल्ड पीपल इज कॉल्ड द ब्रेन ड्रेन। इट रेफर्स टू द माइग्रेशन, मतलब ये अलग चीज है। सी देखो, कल्चर, ये इसमें भी वही बात कर रहा है। द रेपिटेशन ऑफ प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व्स लीगल, है ना, ये जो प्रोसेस बता रहा है। और एडवोकेट्स आर्ग्यू दैट कल्चर रेपुटेशन, मतलब ये सारी स्टेटमेंट, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये इनका कॉन्टेक्स्ट सेम जा रहा है। लेकिन ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, बी, ये वाली, ये आंसर होगा इसका। दिस कुड बी द राइट आंसर। द मूवमेंट ऑफ हाईली स्किल्ड पीपल इज कॉल्ड द ब्रेन ड्रेन। आप जानते हैं ब्रेन ड्रेन, ठीक है ना, कि पढ़ाई यहाँ पे करनी है, फिर अपना जो टैलेंट है उसको विदेशों में जाके आप शो कर रहे हो, इंजीनियरिंग यहाँ कर रहे हो और जॉब आप अमेरिका में कर रहे हो, तो फिर वो ब्रेन ड्रेन हो जाता है, ठीक है। सो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ही कोहेरेंट वे में सही नहीं जा रही है, मतलब थीम इसका मैच नहीं कर रहा, तो इसका आंसर बी होगा।
Come to the question number 107. In the question given below, a sentence has been divided into different segments. Some of these segments contain grammatical error. Identify the part which contains the errors. Ignore the errors of punctuation if any. Punctuation के error consider नहीं किए जाते हैं, ध्यान रखना. तो बोले the persisting issue of the gender pay gap. अच्छा सेंटेंस एक ही है जी, ये एक ही सेंटेंस है. देखो लेंथ देखो इसकी, फर्स्ट, फिर यहाँ पे वहां पे तक सेकंड, फिर यहाँ पे तक थर्ड, फिर यहाँ तक फोर्थ, फिर फिफ्थ. नो एरर इसमें है नहीं. राइट. द परसिस्टिंग इशू ऑफ द जेंडर पे गैप characterizing by the disparity in earnings between men and women in the workforce is a complex and multifaceted phenomenon that encompasses a multitude of interconnected factors including societal norms, occupational segregation, discrimination, limited access to career advancement opportunities, and the undervaluation of traditionally female dominated industries, all of which contribute to the perpetuation of an unjust and inequitable system that undermine gender equality and hinders the realization of true economic and social progress. मतलब एक ही सेंटेंस है और इसकी लेंथ आप देख सकते हैं और लेवल आपको पता लग जाएगा कि आरबीआई ग्रेड बी का लेवल क्या है. ठीक है, तो अब सबसे पहले तो बोले द परसिस्टिंग इशू ऑफ द जेंडर पे गैप. अब ये जो लिख रहा है ना कैरेक्टराइजिंग, ये गलत है. इसकी जगह आएगा कैरेक्टराइज्ड. इट शुड बी कैरेक्टराइज्ड, नॉट कैरेक्टराइजिंग. वो गलत है, मतलब पहला एक तो गलत है इसमें. ठीक है, पहला गलत है. पहला कहां नहीं है, अब यहां नहीं है, ये भी कटा, यहां पे भी पहला नहीं है, यहां पे भी पहला नहीं है. अब या तो आंसर ए है या तो ई है, इन दो में आंसर है. ठीक है, अब सेकंड को पढ़ने की जरूरत नहीं है, थर्ड देख लेते हैं. थर्ड वाला पार्ट क्या, ऑक्युपेशनल सेग्रीगेशन, डिस्क्रिमिनेशन, लिमिटेड एक्सेस टू करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड द अंडर वैल्यूएशन. और फिफ्थ में क्या बोल रहा है, फर्स्ट के साथ फिफ्थ में बोल रहा है एंड इनएक्विटेबल सिस्टम, है ना. अब देखो आपको पता है दैट आ गया है ना, दैट से पहले क्या लग रहा है, इनएक्विटेबल सिस्टम लग रहा है, ये सिंगुलर है. तो यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे अंडरमाइंस आना चाहिए, तो इसका आंसर है ए. फर्स्ट एंड 5 होगा इसका आंसर. फर्स्ट में कैरेक्टराइज्ड आएगा और फिफ्थ वाले में यहाँ पे इट शुड बी अंडरमाइंस. इट शुड बी अंडरमाइंस, क्योंकि यह सब्जेक्ट सिंगुलर बन रहा है तो अंडरमाइन के साथ यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इसकी जगह पे आएगा अंडरमाइंस. दिस इज द राइट आंसर. राइट, चलिए अगला देख लेते हैं. बोला रूरल डेवलपमेंट, सेम वही क्वेश्चन है जी 108. ठीक है, वही आपको एरर बताना है, इसमें भी सेम बहुत बड़ा क्वेश्चन है. रूरल डेवलपमेंट अ मल्टीफेसेटेड एंड इंट्रिकेट प्रोसेस एंटेल्स द कॉम्प्रिहेंसिव एंड सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस इन रूरल एरियाज encompassing strategies and interventions that addressing the unique challenges and opportunities specific to rural contexts such as agriculture, productivity, access to basic services, infrastructure development, employment generation, poverty alleviation, and natural resource management, social inclusion, and the empowerment of marginalized communities, all of which necessitating integrated and participatory approaches that engage local stakeholders, leverage local knowledge and resources, foster collaboration between government, civil society, and the private sector, and prioritize the principles of sustainability, equity, and resilience with the ultimate goal of enhancing the quality of life, promoting balanced regional development, and realizing the full potential of rural areas as vibrant and self-sustaining centers of economic growth, social well-being, and cultural heritage preservation. बहुत लंबी लेंथ का ये क्वेश्चन है. राइट, तो 108 में आपको देखना है कि क्या यहां पे गलत है. ठीक है, तो देखो यहां पे ना, एक तो ये जो लिख रहा है ना पार्ट 2 में, इसने जो लिखा है यहां पे एड्रेसिंग, ये रॉन्ग है. यहां पे एड्रेसिंग नहीं आएगा. ठीक है, एड्रेसिंग की जगह पे यहां पे आना चाहिए दैट एड्रेसिंग द यूनिक चैलेंजेस की जगह आना चाहिए. पहले तो यहां पे एड्रेस आएगा. राइट, और एड्रेस अगर ये सेकंड पार्ट है तो आप देखो सेकंड ऑप्शन यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां नहीं है, तो डी और ई तो कट गया. अब आपको देखना है कि सेकंड के साथ थर्ड जाएगा, सेकंड के साथ फोर्थ जाएगा, फर्स्ट के साथ सेकंड जाएगा. अब यहां पे आगे जाके जो इसने लिखा है, यहां पे ये था हमारा पहला, ये था हमारा सेकंड, थर्ड में इसने आगे जाके लिखा है यहां पे नेसेसिटेटिंग, ये गलत लिखा हुआ है. ऑल ऑफ विच नेसेसिटेटिंग इंटीग्रेटेड एंड पार्टिसिपेटरी, तो नेसेसिटेटिंग की जगह यहां पे आ जाएगा हमारा ये ऑप्शन कौन सा बनेगा, ये बनेगा हमारा थर्ड.
Integrated and participatory approaches that engage local stakeholders, leverage local knowledge and resources, foster collaboration between government, civil society and the private sector, and prioritize the principles of sustainability, equity and resilience, with the ultimate goal of enhancing quality of and realizing the full potential of rural areas and vibrant self-sustaining centers of economic growth, social well-being and cultural heritage preservation. तो क्वेश्चन नंबर 108 का बनेगा हमारा सेकंड और थर्ड, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे नेसेसिटेटिंग की जगह हमारा ये बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड और हमारा था ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पे आएगा नेसेसिटेट, NECESSITAT, इंस्टेड ऑफ नेसेसिटेटिंग इट शुड बी नेसेसिटेट। तो आंसर बनेगा हमारा सेकंड और थर्ड, बाकी ऑप्शन गलत है। चलिए अगला देख लेते हैं। सेम हुई है भी, एरर, ग्रामेटिकल एरर ही बताना है इसमें भी, राइट। तो आर्टिफिशियल intelligence, a rapidly evolving and complex field at the intersection of computer science, mathematics and cognitive science, encompasses a diverse range of technology, algorithms and methodologies that aim to mimic or stimulate human intelligence, enabling machines to perform tasks traditionally requiring human cognitive capabilities such as learning, problem solving, pattern recognition and decision making through the utilization of advanced machine learning models, neural networks, natural language processing and data analytics, with profound implications across numerous domains and sectors including healthcare, finance, transportation, manufacturing and entertainment, as it holds the potential to revolutionize industries, enhance efficiency, accelerate innovation and being address complex societal challenges, which also posing ethical, privacy and policy considerations regarding data governance, algorithm bias, human machine interactions, and the future of work necessitating robust regulations, responsible development, interdisciplinary collaboration and ongoing dialogue to ensure that AI is deployed for the greater good, amplifying human capabilities, promoting inclusivity and upholding human वैल्यूज एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। बहुत लंबा क्वेश्चन है जी, 109 भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहां पे बेसिकली एक तो ना इसने यहां पे कहीं पे यूज करा है यूटिलाइजिंग। अब आप यहां पे देखो कहां पे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रैपिडली इवॉल्विंग एंड कॉम्प्लेक्स फील्ड, यहां पे आप पढ़ सकते हो साइंस, ठीक है, फर्स्ट में तो नहीं है। एनेबलिंग मशीन्स टू परफॉर्म टास्क traditionally requiring human cognitive abilities such as learning and problem solving, pattern recognition, utilizing through the utilizing of advancement या utilization through the utilization of advanced machine होगा ना, through the utilizing of advanced या utilization of, तो यहां पे utilizing की जगह आना चाहिए utilization, it should be utilization, right। तो मतलब हमारा ये जा रहा है फर्स्ट यहां तक है, तो ये है हमारा सेकंड वाले ऑप्शन चेक करो, ये कटा, ये भी कटा, ये भी ड्रॉप हो गया। अब हमारे पास या तो डी होगा आंसर या तो ए होगा आंसर, तो इन दो में से है, ठीक है। तो अब आपको देखना है इसमें थर्ड वाला पार्ट, विद प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस अक्रॉस न्यूमरस डोमेन्स एंड सेक्टर्स इंक्लूडिंग हेल्थकेयर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एंटरटेनमेंट, एज इट होल्ड्स द पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज। थर्ड वाला पार्ट में मुझे नहीं लग रहा, इंडस्ट्रीज एनहांस एफिशिएंसी, एक्सीलरेट इनोवेशन, बीइंग एड्रेस्ड, ये गलत है, यहाँ बीइंग नहीं आएगा, यहाँ पे सीधा होगा एंड एड्रेस। बीइंग लगा दोगे तो पैसिव में चला जाएगा ना, ये एक्टिव में बात चल रही है यहाँ पे, एक्टिव वॉइस में, एज इट होल्ड्स पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज इंडस्ट्रीज, एनहांस एफिशिएंसी, एक्सीलरेट इनोवेशन एंड, जब ये एंड से पहले आपका जो है बात यहाँ पे एक्टिव में चल रही है ना, फिर तो यहाँ पे भी पैसिव होना चाहिए था, फिर यहाँ पे भी बीइंग आना चाहिए था, क्योंकि एंड का तो ये फंडा होता है, पहले जो बात आती है वही सेम बात बाद में आती है, क्योंकि एंड आपका किस में आता है, ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, फैन बॉयज के रूल में आता है। तो एंड से पहले और एक्सीलरेट इनोवेशन एंड बीइंग एड्रेस, तो यहाँ पे बीइंग नहीं आना, यहाँ पे अकेला आएगा एंड एड्रेस कॉम्प्लेक्स सोसाइटल चैलेंजेस। तो ये आई थिंक है हमारा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये चौथे में गया, यहां तक है ये, तो इसका आंसर है हमारा दैट इज ऑप्शन नंबर 2nd एंड 4th, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ब्रो क्लाइमेट चेंज ड्राइव्ड, पहली बात तो ड्राइव्ड कोई वर्ड नहीं होता, ड्राइव्ड तो कोई वर्ड होता ही नहीं है,
ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन हो सकता है। इट कैन बी ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, राइट। सो ड्राइव्ड इज, देयर इज नो वर्ड ड्राइव्ड, ड्राइव्ड करके कोई वर्ड नहीं होता। ड्राइव एक वर्ब होती है, ड्रोव सेकंड होता है, ड्रिवन थर्ड होता है। तो पहला गलत है। अब देख लो यहाँ पे पहला नहीं है, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। बी और सी में से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर है दैट इज या तो इसका बी होगा या तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, राइट। अब देख लेते हैं बी होगा या सी होगा। अब बोल रहा ड्रिव्ड बाय द एक्यूमुलेशन है, ये तो इसको तो छोड़ दो, यहां से आगे पढ़ो। इंक्लूडिंग राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, ऑल्टर्ड वेदर पैटर्न्स, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स, डिसरप्शंस टू इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी, शिफ्टिंग एग्रीकल्चरल लैंडस्केप्स, वाटर स्कैर्सिटी एंड थ्रेट्स टू ह्यूमन हेल्थ एंड लाइवलीहुड्स, नेसेसिटेटिंग a comprehensive and coordinating response has encompassing, ये गलत लिखा हुआ है। कभी भी हैज के साथ V1 आता है, ये टेंस की एरर आ गई है, मतलब ये ग्रामर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हैज के साथ एनकम्पासिंग तो नहीं आएगा, या तो हैज एनकम्पास्ड होता, तो मतलब चौथा गलत है। तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा पहला और चौथा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हैज को हटा दो, आप यहाँ पे लिखो अकेला इनकम्पासिंग, राइट। तो आई थिंक ये यही क्वेश्चन थे, ठीक है, लास्ट ही क्वेश्चन था ये फाइनल 1-1-10 तक। तो ये 15 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। नो डाउट इसमें लेंथी स्टेटमेंट्स बहुत हैं, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत जबरदस्त होना चाहिए। वोकैबुलरी आप देख चुके हो कि कितने इसमें वर्ड्स आ रहे हैं, इकोनॉमिकल वोकैब काफ़ी आ रही है मिडल में। तो इस तरह के वर्ड्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन में इतना रहेगा, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।